रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 31। तो कहीं उनके साथ काशवी थी, तो कहीं अरहान, अरमान और स्वाभिमान अगम। कुछ वीडियोज में पूरे व्यू और खूबसूरत गार्डन, गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स और गार्डन को कर किया गया था। ये सब मेरी छोटी राजकुमारी की प्लेस है। जगह इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग हो। सब हैरानी से देख रहे थे। रूही को और भी जलन होने लगी थी। अब आगे सरिता जी ने जय की फोटो देखा और बोली, तो नियति की वहाँ भी इतना बड़ा विला है। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत और बड़ी है। हाँ, उसने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। जो कुछ भी नियति के पास सब कुछ उसके खुद कमाया है। नीरज जी बोले। सीखा जी कुछ नहीं बोली। विपुल जी और सीखा जी दोनों को नियति पर प्राउड फील हो रहा था, पर वो जानते थे अब उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिलने वाली है। अमृत ने गहरी सांस ली। नियति उसकी अपनी बहन थी, पर वहां उसकी रेस देखने सब गए थे, पर वो नहीं। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। जब भी उसके स्कूल में वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, सब उसे चीयर अप करने जाते थे। रूही, अर्जित, मोम, डैड, इसलिए अंशी भी उनके साथ जाने की जिद करती थी, पर कहीं रूही उदास ना हो जाए इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से ही मना कर देता था। उसे याद आ रहा था जब रूही 4 साल की थी और उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। उसने फुटबॉल और चेस में पार्टिसिपेट किया था। सब घर में उसकी स्पोर्ट्स देखने जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि ये दूसरे स्कूल के बीच मैच था और वो अपने स्कूल की तरफ से चेस और फुटबॉल खेल रहा था। सब खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। नियति अपने पास रखी चॉकलेट जो उसे दादी माँ ने दिया था उसे लाकर उसने अमृत की तरफ बढ़ा दिया और अपनी मासूम आवाज में बोली, भाई ये आपके लिए है, आप जरूर जीत जाओगे। नियति को आप पर भरोसा है, ऑल द बेस्ट। अमृत ने उसकी हाथ से चॉकलेट ले लिया और उसकी बालों को प्यार से सहला दिया। तो नियति खुश होकर बोली, भाई क्या ने भी आपके साथ आपकी मैच देखने चलूं? उसकी आंखें उस वक्त चमक रही थी। वो अमृत के मुंह से हाँ सुनना चाहती थी और उस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। अमृत हाँ कहने ही वाला था, पर उससे पहले वहां पर रूही आ गई और बोली, भाई मैं तैयार हो गई, बोलिए मैं कैसी लग रही हूँ? उसकी आवाज सुनकर अमृत ने नियति को कोई जवाब नहीं दिया और रूही के पास जाकर उसकी माथे पर प्यार से किस करके बोला, मेरी प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है। रूही खुश हो गई। तभी अर्जित, विपुल जी और सीखा जी भी तैयार होकर आ गए। नियति जल्दी अमृत के पास जाकर बोली, भाई सब तैयार हो गए, मैं हल्दी तैयार होकर आती हूँ। तभी सीखा जी बोली, तुम क्यों तैयार होने जा रही हो? तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो? उनकी बात सुनकर नियति उन्हें मासूमियत से देखने लगी। उसकी मासूम ब्लू आंखों में आंसू भर गया। मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे भी भाई को जीतते हुए देखना है। सीखा जी रूही को देखा जो नियति के साथ जाने की सुनते ही उदास हो गई थी। उसकी खुशी भरा चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे उसे डर हो कि नियति वहां जाकर भी उसे परेशान करेगी। तुमने कल ही रूही को इतना परेशान किया था, तुम वहां जाकर क्या उसे फिर से परेशान करना चाहती हो? उनकी बात सुनकर नियति ने ना में सिर हिला दिया और बोली, कल मैंने रूही दी को परेशान नहीं किया, उनके दोस्त ही थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। नियति तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो पहले उसे धक्का दिया था। रूही मासूमियत से डरते हुए बोली। उसने अमृत की हाथ को पकड़ लिया, जैसे उसे नियति से डर लग रहा हो। अमृत रूही को डरता देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, नियति तुम घर पर रहो, वहां जाकर प्रिंसेस को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहा था वहां नियति होगी तो उसकी प्रिंसेस बस नियति से डरेगी और स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर पाएगी। अमृत की बात सुनकर नियति की आंखों से रुके हुए आंसू बह गए। भाई आप भी नियति से प्यार नहीं करते हो, आपको भी मेरी बात झूठ लगती है। आप गंदे भाई हो, मैं भी आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर और उसे रोता देखकर अमृत को बुरा लगा। उसने आंखें दूसरी तरफ कर लिया पर कुछ नहीं बोला। नियति वहां से भागकर चली गई। अमृत की होंठों पर कड़वी स्माइल आ गई। वो बोला, तुमने जो कहा था वही किया। उस दिन नियति को कितना बुरा फील हुआ होगा अमृत को अच्छे से समझ आ रहा था। आज नियति भी सबके साथ गई पर उसने एक बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए नहीं कहा। उसने सिर हिला दिया। रूही की आवाज से वो होश में आया। भाई क्या हुआ? क्या ये हौज इतनी महंगी है? रूही ने फिर से पूछा। तो अमृत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ये सबसे अच्छे और महंगा ब्रीड है। अमृत वहां से उठ गया। अब तो उसे रूही की बातों पर शक हो रहा था। वो जो भी वो बचपन में कहती थी वो सब सच था या फिर झूठ? अगर रूही बचपन से नियति के बारे में जो भी कहती थी वो सब झूठ होगा तो फिर वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगा कभी। वही रूही और नेहा दोनों ही इस वक्त जलन से मर रहे थे।
अरिजीत ने फोन रख लिया। उसे भी जलन हो रही थी। नियति के साथ सब गए पर वो नहीं। क्यों? नियति ने एक बार भी उसे अपने साथ जाने को नहीं कहा। भले ही उसने बहुत गलतियां की थी पर उसने उन गलतियों की माफी भी तो मांग लिया था। क्या नियति को उसे माफ नहीं कर देना चाहिए था? वो भी जलन से वहां से चला गया। उसे अभी भी अपनी गलतियों का ठीक से याद नहीं था। उसे तो करण और जय से इस वक्त बस जलन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस। रात का वक्त विला में सबने डिनर कर लिया था। दादाजी दादी माँ सोने चले गए थे और बाकी सोफे पर बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। रोहित सोफे पर निढाल पड़ा हुआ था। उसे आज कियान ने परेशान करके रख दिया था और अब उसे हॉरर मूवी दिखा रहे थे सब, जबकि उसे ऐसी मूवी से डर लगता था। दुनिया में सबसे ज्यादा डर उसे बस भूतों से लगता था। अभी ये जय, स्वाभिमान और अगम मिलकर हॉरर मूवी दिखा रहे थे सबको। वो तो यहाँ से जब जा भाग जाता पर कियान ने तो उसे जाने ही नहीं दिया। उसने कियान को देखा जो बिना भाव के बैठा था और टीवी देख रहा था। रोहित का तो डर के मारे बुरा हाल था। वो बार बार कुसुम में मुंह छुपा रहा था पर कियान कहाँ उसे ऐसा करने दे रहा था। वो कुसुम को दूसरी तरफ फेंक रहा था। ये डेविल आपने माँ बाप की तरह ही शैतान है जो मुझ जैसे बच्चे को परेशान कर रहा है। उसे तो अब रोने का मन कर रहा था। वही जय इस वक्त सुमन के पास बैठा हुआ था और जब भी भूत दिखता वो जल्दी से सुमन को गले लगा लेता। सुमन अब इरिटेट हो गई थी। वो जय को दूर धक्का देते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम? अगर हॉरर मूवी से इतना ही डर लगता है तो देखने की क्या जरूरत है? यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ क्यों चिपक रहे हो? उसकी बात सुनकर जय ने मासूम चेहरा बनाकर उसे देखा और बोला, क्योंकि तुम्हें तो डर नहीं लग रहा है ना? तुम इतनी ब्रेव हो, तुम्हारे पास रहने से मेरे पास ये भूत नहीं आएगा। जरा सोचो, फ्यूचर में हम दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मूवी देखेंगे, कितना मजा आएगा। तुम्हें, मुझे और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना। उसकी बात सुनकर खुशी को हंसी आ गई। सुमन ने घूर कर उसे देखा और बोली, ज्यादा दांत मत दिखाओ, मुझे भी सब सीख रहा है। उड़ने करण की तरफ इशारा किया जो खुद डर रहा था पर बार बार खुशी को हक करके कह रहा था, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। खुशी ने इशारा समझकर गुस्से से करण को धक्का दे दिया और बोली, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है इस बकवास मूवी से। मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो। सुमन ने भी घूर कर जय को देखा और बोली, तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो जो कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या तुम्हें मेरी स्किल पर डाउट है? अगर तुम कहो तो आज रात में तुम्हें अपनी स्किल शो कर सकता हूँ। देखना, कुछ दिन में ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और हमारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। सुमन को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेशर्म का क्या करे। वहीं संजीत जानबूझकर रुचिका के पास बैठा था। वो जब से रुचिका से बात करने की कोशिश कर रहा था पर रुचिका उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। पर इस वक्त रुचिका ने डर के मारे संजीत की सीने में मुंह छुपा रखा था। उसने संजीत की शर्ट को मुट्ठियों में भर रखा था और संजीत उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। वो चाहता था उसकी जान इसी तरह हमेशा उसके पास, उसके करीब रहे। उसने रुचिका की माथे पर धीरे से किस किया तो रुचिका होश में आई। डर से वो अनजाने में ही संजीत के इतनी करीब चली गई थी जो उसे नहीं जाना चाहिए था। रुचिका का खुद से दूर होना संजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने खींचकर रुचिका को गले से लगा लिया और उसकी कान को चूमते हुए धीरे से बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ से जाने के बाद अपनी रूम का डोर ओपन रखना, मैं बाद में तुम्हारे रूम में आऊंगा। संजीत की बात सुनकर रुचिका हैरान थी। संजीत का उसकी कान पर किस करना उसे सहने पर मजबूर कर रहा था और उसकी गर्म सांसें जैसे उसकी दिल में जो प्यार को उसने दबा रखा था वो बाहर ला रहा था। शर्म से उसकी गाल और कान लाल हो गए। वहीं उनके पास दूसरी तरफ अरहान राशि के पास बैठा था और आपने हाथ को देखकर उसका चेहरा जैसे रोने जैसा हो गया था, क्योंकि राशि जो उसके पास बैठी थी डर की वजह से वो उसके हाथ को कभी स्क्विच कर रही थी तो कभी चिकोटी काट रही थी। अरहान का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था, बस उसकी दांत ही बाकी था जिसे राशि ने अभी तक उसके हाथ पर इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं सबसे पीछे प्रखर, नियति और उनके सोफे के दूसरी साइड में प्राची और प्रमित बैठे हुए थे। प्रखर और नियति को भी प्रमित और प्राची के रिश्ते के बारे में पता था। याच पार्टी ने ही दोनों ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। प्राची प्रमित को हग करके बैठी थी और मूवी देख रही थी। जब भी भूत आता वो प्रमित की सीने में छुप जाती। प्रमित भी उसे प्यार से हैंडल कर रहा था।
आज तक उसने कभी किसी को इतने प्यार और पेशेंस के साथ हैंडल नहीं किया था। उसकी जिंदगी में लड़की के नाम पर उसकी प्रिंसेस और खुशी, सुमन थे जिन्हें भी वो बहन मानता था, और वो तीनों ही बेहद स्ट्रोंग थे, इसलिए उसने कभी किसी को ऐसे हैंडल नहीं किया। पर अपनी छोटी सी बेबी के लिए तो उसे ये सब करना ही था। वही प्रखर तो नियति को पॉपकॉर्न खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। कभी आपने कप से कॉफी पिला रहा था। दोनों स्वीट लवी डॉवी कपल बने हुए थे। वही सारिका कोने में काशवी के पास बैठी हुई थी और प्रखर को नियति के इतने करीब देखकर जल रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में नमी था। उसने सिर घुमा लिया, उसकी हाथों की मुठियां कस गई थी। काशवी उसकी हर हरकत को नोटिस कर रही थी। उसका तो मुंह ही बन गया था। उसे पता था ये लड़की अभी भी मिस्टर रायजादा पर आंखें गड़ाई हुई है। वो सोचने लगी जब नियति इसे सजा देगी तो इसकी क्या हाल करेगी। वही स्वाभिमान, अगम, अरमान, आकाश, आदित्य सबसे आगे रोहित और कियान के पास बैठ गए थे, ताकि उन्हें मूवी देखने को मिले, ना कि इन सभी कपल की रोमांस खटी मीठी नोकझोंक। थोड़ी देर बाद प्रखर ने नियति को गोद में उठाया और बोला, अब चलो सोते हैं, कल तुम्हारी रेस है ना। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसकी सीने पर सिर रख लिया। उन्हें जाते हुए सारिका बस देख रही थी। अब उसे भी ये मूवी नहीं देखना था। वो भी वहां से उठकर चली गई। वही प्रखर ने नियति को लाकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया और उसकी होंठों पर अपना होंठ रख दिया और पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। नियति भी किस में उसका साथ देने लगी। उसकी एक हाथ इस वक्त प्रखर के बालों में चल रहे थे और दूसरे हाथ प्रखर के पीठ पर चल रहे थे। प्रखर नियति की होंठों को स्मूच करते हुए किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे किस कर रहा था। उसने उसकी उभार को प्रेस करके उसकी मुंह में अपनी जीभ एंटर किया और उसकी मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उसका दूसरा हाथ नियति की पूरे बॉडी में घूम रहा था। वो नियति के करीब आते ही गर्म हो जाता था। वो खुद को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। सिर्फ उसे ही ये पता था कि वो कैसे नियति के अंदर समाने से खुद को कंट्रोल करता है। नियति की उभार इतने सॉफ्ट थे कि प्रखर को फिर से उन्हें सक करने का मन कर रहा था। कुछ देर तक नियति की होंठों को किस करने के बाद जब मियाई को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसने प्रखर की सीने पर टैप किया तो प्रखर ने उसकी होंठों को छोड़ा। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। प्रखर ने अपने माथे को नियति की माथे से जोड़ दिया और बोला, बनी, मुझे तुम्हें अभी अच्छे से टेस्ट करना है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर नियति ने उसे चीर कर देखा। क्या ये बेशर्म इंसान कभी उसे अब शांति से रहने देंगे? नहीं, आप सो जाए, मुझे भी अभी सोना है, नियति ने कहा और आंखें बंद कर लिया। पर प्रखर कहाँ मानने वाला था। ओहो, तो मेरी बनी को नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं ऐसे भी तुम्हारी नींद में होते हुए भी तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ। प्रखर ने तिरछी स्माइल करते हुए बेशर्मी से बोला। नियति ने अपनी आंखें खोल दी और हैरानी से आपने ऊपर लेटे बेशर्म आदमी को देखा। नियति को कितना प्रखर अपनी बातों से हैरान परेशान कर देता था। आज तक बड़े बड़े प्रॉब्लम या किसी चीज से वो हैरान परेशान नहीं हुई थी। प्रखर नीचे झुका और उसने नियति की गर्दन पर होंठ रख दिया और किस कर लगा। नियति की आह निकल गई जो मदहोशी से भरी हुई थी। प्रखर उसकी नेक की स्किन को मुंह में लेकर सक कर रहा था तो कभी किस करके बाइट कर रहा था और उस बाइट किए जगह को लीक कर रहा था। नियति की मीठी सिसकियां उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी और भी पैशनेट होकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को किस करते हुए एक हाथ से उसने नियति की टॉप को फाड़ कर फेंक दिया। नियति तो उसकी हरकत से हैरान थी। प्रखर आज और भी वाइल्ड हो रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था प्रखर उसे हट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस उसकी हार्मोन्स बाकी सभी से अलग हैं। प्रखर ने सिर उठाकर नियति को देखा और बोला, बनी, किस सोच में हो? मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी के बारे में भी सोचो। जब हम दोनों साथ हो, करीब हो, तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, समझी? नियति ने उसे घूर कर देखा और बोली, आपने ये क्या किया? मेरी टॉप क्यों फाड़ दिया? उसकी बात सुनकर प्रखर ने मासूम फेस बना लिया और बोला, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है बनी, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहुत सारे टॉप ला दूंगा। इतना कहकर उसने नियति की इनर बियर की हुक को भी दांतों से ओपन कर दिया और निकाल कर फेंक दिया। नियति की सीने को देखते ही वो टूट पड़ा और नियति की हाथ को जो बेडशीट पर कस गई थी उसे पकड़कर उसने अपने सिर पर रख दिया। वो प्यार करते वक्त अपनी बनी की हाथ को अपने बॉडी पर महसूस करना चाहता था। वो उसकी एक उभार को मुंहने के कर सक और बाइट कर रहा था और दूसरे उभार को अपने एक हाथ से प्रेस कर रहा था।
नियति की एक हाथ उसके बालों में चल रहे थे और दूसरे हाथ उसके पीठ पर कसी हुई थी। उसकी सिसकियां प्रखर के कान में किसी मधुर संगीत की तरह पड़ रही थी, जिस वजह से वो और भी एक्साइटेड होता जा रहा था। उसने तब तक नियति की उभारों को नहीं छोड़ा जब तक उसकी दोनों उभार पूरी तरह से लाल नहीं हो गए। प्रखर ने नियति की फेंक और उभार को देखा, वो बहुत संतुष्ट लग रहा था। वो चमकती हुई आंखों से अपनी कलाकारी को देखने लगा। वो चाहता था कल भी सब लव बाइट को देखे और कोई भी उसकी बीबी पर कल रेसिंग में नजर ना डाले, वरना वो उन्हें कैसे मारेगा ये खुद उसे भी पता नहीं होगा। उसने अपनी बनी को चेहरे को देखा जो लाल हो गया था। उसने नियति की होंठों पर किस किया और बोला, तुम्हारी मीठी सिसकियां सुनकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ बनी, देखो तुमने मुझे कितना हार्ड बना दिया। प्रखर ने नियति के हाथ को हार्ड पार्ट पर रख दिया तो डर से नियति ने हाथ पीछे खींच लिया। उसे पिछली बार की याद आ गई। अगर आज उसे फिर से प्रखर को रिलैक्स करना पड़ा तो फिर से उसकी हाथ 2 घंटे तक दर्द होने लगेगा। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं करने वाली, नियति उसे धक्का देते हुए बोली। उसकी ऐसी रिएक्शन पर प्रखर के थोड़ी सी हंसी आ गई, पर नियति की वहां एक बार टच से ही वो और भी ज्यादा हार्ड हो गया था। पर वो नियति की ऊपर से टच से मज नहीं हुआ। उसने अपने शर्ट को तेजी से फाड़ कर फेंक दिया। उसकी सारे बॉटन टूट काट बिखर गए थे। नियति तो हैरान थी। प्रखर ने उसकी लाल गाल को देखा और बाइट कर लिया। तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लग रही हो बनी, पर तुम सिर्फ मेरे सामने ही शर्मा सकती हो, ओके? तुम किसी और के सामने कभी मत शर्माना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बीबी की खूबसूरती पर किसी और की नज़र पड़े। उसकी बात सुनकर नियति, जो अब तक नाराजगी और गुस्से से उसे घूर रही थी क्योंकि उसकी बाइट करने से उसे दर्द हो रहा था, वो हंस पड़ी और प्रखर की गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मिस्टर रायजादा, क्या आपको जलन हो रही है? आपको क्या लगता है मेरी मास्क के पीछे मेरी शर्माते चेहरे को कौन देख सकता है? उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसकी गाल पर किस किया और बोला, पता है मेरी बनी को मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसकी भयानक मौत मेरे हाथों होगी। और हाँ, मैं जेलस हूँ। तुम्हारी तरफ कोई देखता है या कोई तुम्हें टच भी करता है तो मेरा मन करता उसे जान से मार दूं। तुम्हारे उस बेवकूफ़ असिस्टेंट को भी मुझे मारने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर नियति फिर से हंस पड़ी और बोली, आप कुछ ज्यादा जेलस नहीं हो रहे हो क्या होने वाले पतिदेव? उसकी बात सुनकर प्रखर की आंखें सुनहरी रंग में चमक गई और वो बोली, बनी क्यों ना तुम मुझे अब से हस्बैंड बुलाओ और मैं तुम्हें वाइफ ही बुलाऊंगा। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, शादी से पहले आपको हस्बैंड सुनना है? प्रखर ने मासूम बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। हस्बैंड, नियति ने धीरे से कहा, जो प्रखर को बहुत स्वीट लगा। एक बार और कहो। नियति ने उसे देखा और फिर से प्यार से हस्बैंड कहा। प्रखर ने उसकी होंठों को चूम लिया और बोला, अब से हर दिन मैं तुम्हारे मुंह से आपने लिए हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। अब क्या तुम अपने हस्बैंड को रिलैक्स होने में मदद करोगी? फिर से प्रखर की मुंह से वही बात सुनकर नियति ने चेहरा घुमा लिया। प्रखर की होंठों पर स्माइल आ गई। वो नीचे झुककर नियति की पेट पर आपने गर्म होंठ रख दिया। नियति सिहर गई और उसकी हाथ प्रखर की बालों में चलने लगा। नियति की सिसकियां प्रखर को और भी पागल कर रही थी। वो उसकी पेट और कमर को चूमने और बाइट करने लगा। उसने नियति की बचे हुए नीचे की कपड़े को भी निकाल कर फेंक दिया, जिस वजह से नियति की गाल फिर से शर्म से लाल हो रही थी। प्रखर उसकी कमर से धीरे धीरे नीचे आकर उसकी थाई पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। नियति की सिसकियां और भी मदहोश कर देने वाली थी, जिस वजह से प्रखर और भी वाइल्ड हो गया था। कुछ देर बाद उसने नियति की सॉफ्टनेस पर किस किया तो नियति को ऐसा लगा जैसे वो और खुद को संभाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद प्रखर नियति के पास लेटा हुआ था। नियति उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन और चेस्ट को किस और बाइट करने लगी। वो भी बदला ले रही थी। अगर सब उसकी निशान देखने वाले हैं तो प्रखर की भी निशान दिखनी चाहिए। कोई और देखे ना देखे, प्रखर मिरर में खुद को ही देखकर आगे से उसे इतने लव बाइट देने की कोशिश नहीं करेंगे। पर प्रखर को तो गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे तो बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी बनी की बालों को सहलाते हुए उसके फाइट, किस और लव बाइट को एंजॉय कर रहा था। जितनी जोर से उसकी बनी उसे बाइट कर रही उसे उतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नियति धीरे धीरे उसके एब्स और वेस्ट पर किस और बाइट करने लगी। जब नियति की कानों में प्रखर की आवाज पड़ी तो उसने उसकी चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ कितना एंजॉय कर रहा हो। नियति ने दांत पीस लिया। क्या इस आदमी को उसकी इतनी जोर से बाइट करने पर दर्द नहीं हो रहा है? ये कैसे इस तरह से एंजॉय कर सकता है?
प्रखर जो आंखें बंद करके नियति की सिर को अपने एब्स पर प्रेस कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। जब उसे महसूस हुआ उसकी बनी अब उसे किस या शक नहीं कर रही है, उसने आंखें खोलकर नियति को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या हुआ बनी, तुम रुक क्यों गई? कंटिन्यू करो और मुझे जीतना चाहे सजा दो, मैं तो हूं ही इस सजा के लायक, प्रखर मासूम बनते हुए बोला। तो नियति ने दांत पीस लिया और बोली, आप ना ये नाटक करना बंद कीजिए। आपको देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा है कि आपको कोई दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ये सब एंजॉय कर रहे हो। प्रखर ने उसे देखा और उदास होकर बोला, ऐसे कैसे? मुझे सच में बाइट करने से दर्द हो रहा है। देखो कितने निशान बन गए हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और सजा दो, पूरी रात तुम मुझे सजा दो क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। उसकी बात सुनकर नियति हैरान हो गई। क्या कोई इतना नाटक कर सकता है? क्लियरली यू अभी उसकी किस और बाइट को एंजॉय कर रहे थे और अब नाटक कर रहे हैं। नहीं हस्बैंड, मैं आपको और सजा नहीं देना चाहती हूँ, नियति आंखें मटकाते हुए बोली। वाइफी कोई बात नहीं, देखो तुमने मुझे पूरी तरह से हार्ड कर दिया है। अब तुम इस तरह से मुझे बेचैन छोड़कर पीछे नहीं हट सकती हो। उसने जल्दी से अपनी पैंट उतार कर फेंक दिया तो नियति और भी शर्म से लाल हो गई। प्लीज वाइफी मुझे रिलैक्स होने में मदद करो, तुम इस तरह से अपने पति को तड़पते हुए तो नहीं देख सकती हो, है ना? अब तुम कैसे करोगी ये तुम डिसाइड करो, हाथ से या फिर? उसने नियति की होठों को रब किया। उसने नियति की हाथ को नीचे पाट पर रख दिया जो पूरी तरह से हार्ड था। नियति की आंखें बड़ी हो गई। आप बेशरम इंसान, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ वाइफी मैं बहुत बेशर्म हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। डे से ही नियति उठने वाली थी। प्रखर ने उसे पकड़ लिया और रिक्वेस्टिंग भरी नजरों से उसने नियति को देखा। नियति को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। 2 घंटे बाद नियति और प्रखर वॉशरूम से बाहर आए। नियति ने अपनी हाथ को क्लीन कर लिया था और प्रखर उसकी हाथ को सहला रहा था। ये इंसान सच में बिस्ट है जो 2 घंटे से उसे परेशान कर रहा है। प्रखर ने नियति को आराम से बेड पर सुला दिया। नियति उसे गुस्से से घूर रही थी। प्रखर ने फिर से मासूम चेहरा बना लिया और बोला, वाइफी गुस्सा मत करो, आगे से मैं थोड़ा कम टाइम लूंगा। नियति ने सिर हिला दिया और उसके सीने पर सिर रख दिया। प्रखर के हाथ में अपनी हाथ दे दिया। प्रखर की होंठों पर मुस्कान आ गई, वो उसकी हाथ को मसाज देने लगा। नियति को जब पेन से थोड़ा रिलीफ मिला तो वो सो गई। प्रखर ने अपने सीने पर सोई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा और शिद्दत से उसकी माथे को चूम लिया। इस वक्त उसकी आंखों में न्याय के लिए जुनून, पागलपन सब कुछ था। उसकी आंखें नियति को देखते हुए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी, पर अगर किसी ने उसकी बनी को उससे छीनने की कोशिश की या उसकी बनी उससे दूर जाने की कोशिश की तो वो दुनिया को आग लगा के भी अपनी बनी को अपने पास रखेगा। वो भी नियति को देखते देखते सो गया। अगला दिन आज इंटरनेशनल रेस था। आज बहुत सारे अलग अलग देश के लोग रेस देखने आ रहे थे। पूरा सर्किट डे ला के बाहर एंट्रेंस गेट पर आज लोगों की भीड़ थी। सब यहाँ अपने अपने फेवरेट रेसर को चीयर्स करने के लिए आए थे। पूरा मैन एंट्रेंस भरा हुआ था। वीआईपी एंट्रेंस भी भरा हुआ था क्योंकि आज बहुत सारे देश से बड़े बड़े लोग आ रहे थे। इंडिया से भी जो लोग यहाँ रहते थे वो भी अपनी फेवरेट रेसिंग की गॉडेस निया को सपोर्ट करने के लिए आए थे। अंदर भी पूरा स्टैंड भरा हुआ था। कुछ अलग देश के लोग भी थे जो रेसिंग की गॉडेस निया को रेस करते हुए देखने आए थे। थोड़ी देर में कुछ लग्जरियस कार आकर एंट्रेंस पर रुकी। गार्ड्स ने कार का डोर ओपन किया तो नियति प्रखर का हाथ पकड़े बाहर आई। पीछे की तीनों कार से बाकी सभी लोग और दादाजी दादी माँ भी बाहर आ गए। सब देख रहे थे, हर एंट्रेंस पर चेकिंग की जा रही थी। यहाँ पर नॉर्मल और वीवीआईपी तीनों एंट्रेंस में लोग भरे पड़े थे, लाइन में लगे हुए थे और सिक्योरिटी चेक करवाकर अंदर जा रहे थे। जय हैरान होकर बोला, मैं पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ। स्वाभिमान भी चारों ओर देखते हुए बोला, सही कहा, मैं 2 साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में गई थी, वहाँ भी इतने भीड़ नहीं था जितनी भीड़ इस वक्त यहाँ है। ये सब तो भावी की क्रेजी फैन और बाकी रेसर की भी फैंस हैं। सबने देखा वहाँ खड़े ज्यादातर लोगों के हाथ में निया नाम की बैनर और कार्ड था जिसे उन्होंने पकड़ रखा था, और कुछ लड़कों ने तो निया नाम की टी शर्ट भी पहन रखा था। उसमें निया नाम के राइट साइड पर किस का सिंबल बन हुआ था। ये देखकर तो प्रखर जल भुन कर रख हो रहा था। उसने कसकर नियति की हाथ को पकड़ लिया। नियति ने उसे देखा और उसकी नज़र को फॉलो करके जब उसने सामने देखा उसे हंसी आ रही थी। क्या अब उसके मिस्टर रायजादा को इन अनजान फैन से भी जलन हो रही थी क्योंकि उन्होंने उसके नाम की टी शर्ट पहन रखा है।
ये टी शर्ट जिसने भी बनाया कितना खूबसूरत है, ये क्षण मिलता है, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी अपनी छोटी राजकुमारी की नाम की ये टी शर्ट पहनकर उसके लिए हूटिंग करनी है, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर करण लाइन में खड़े नियति की फेंस की तरफ जाने लगा। तभी खुशी ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोली, अरे बेवकूफ, ये लोग नियू की फैन क्लब से होंगे, वो लोग ही निया के नाम से टी शर्ट बेचते हैं, इससे उनकी अर्निंग भी हो जाती है और फैंस को रेस के टाइम ये टी शर्ट भी मिल जाती है। वो हमारी एसोसिएशन को पहले ही भेज देते हैं, अगर चाहिए तो ग्रुप के पास बहुत सारा होगा, चल कर ले लेना। उनके पास जाकर क्या तुम हमें यहाँ मरवाना चाहते हो? अगर तुमने मुंह खोल दिया और बकवास किया कि निया तुम्हारी छोटी राजकुमारी है, तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब तुम्हारे साथ साथ हमें भी घेर लेंगे ताकि हम नियति से उन्हें मिला सके, फिर यहीं पर फंसकर ऑक्सीजन की कमी से हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे, फिर वहीं से देखना रेस तुम। उसकी बात सुनकर करण रुक गया। उसे तो अच्छा लग रहा था कि उसकी बेबी ने उसकी हाथ पकड़ रखा है। वहीं बाकी सबको भी टी शर्ट चाहिए था। स्वाभिमान बोला, मुझे भी एक टी शर्ट चाहिए। जय और अगम भी एक साथ बोले, मुझे भी चाहिए। सुमन ने जय को अजीब तरह से देखा, ये बेवकूफ इंसान। वो बोली, बहुत है, चलो अंदर फिर ले लेना। तभी कियान नियति की हाथ पकड़कर बोला, मम्मी मुझे भी ये टी शर्ट चाहिए। उसे जलन हो रही थी, उसकी मम्मी की नाम की टी शर्ट को ये सब क्यों पहन सकते हैं? उसकी मम्मी के नाम की टी शर्ट पर भी सिर्फ उसका ही हक होना चाहिए ना। नियति ने प्यार से उसकी सिर को सहलाया और बोली, ठीक है, जीतना चाहे ले लेना। प्रखर को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नियति दूसरे एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां से सिर्फ रेसर और उनकी एसोसिएशन की मेंबर को जाने की परमिशन थी। प्रखर ने धीरे से नियति की कान के पास जाकर बोला, वाइफी, मुझे इन लोगों को मारने का मन कर रहा है। अगर अभी तुमने मुझे कंट्रोल नहीं किया तो मैं यहाँ सबको आपने और तुम्हारे गार्ड से कहकर हाथ पैर तुड़वा दूंगा। नियति ने उसे हैरानी से देखा और बोली, क्या आपको इतनी जलन हो रही है मिस्टर रायजादा? उसकी बात सुनकर प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, क्या बोला तुमने? क्या कल रात को जब मैं तुम्हें किस कर रहा था और तुम्हारी बॉडी पर आपने निशानी छोड़ रहा था, तब मैंने नहीं कहा था कि मुझे आज से हस्बैंड बुलाना? उसकी इतनी पॉजिटिव बात सुनकर नियति का तो सिर पीट लेने का मन कर रहा था। अच्छा हस्बैंड, तो अब आप किस तरह से चाहते हो कि मैं आपको शांत करूं? नियति ने पूछा। तो प्रखर की होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोला, ये तो मैं तुम्हें अंदर चलकर बताता हूँ, यहाँ तुम मुझे शांत नहीं कर पाओगी। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचे, वहां मैनेजर और एसोसिएशन के स्टाफ भागते हुए आ गए। उन्हें पता थी कि मिस निया यहाँ आ चुकी है। वेलकम मिस निया, मैनेजर निया से बोला। बाकी सब ने भी नियति को वेलकम कहा। तभी फैंस को पता चल गया कि अभी मिस निया एंट्रेंस पर गई है, तो वो सब देसे बाट की तरह उमड़ पड़े। सभी एंट्रेंस पर जो भीड़ था वो एंट्रेंस की तरफ देखकर निया निया चिल्लाने लगे। बाकी सब जो नॉर्मल एंट्रेंस पर थे वो भी उस तरफ देखकर चिल्लाने लगे। जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, कैमरा ने जल्दी से रेसर एंट्रेंस की तरफ कैमरा कर दिया। अगर उन सभी लोगों को लाइन तोड़ने का डर ना होता तो वो बैरियर भी कूद कर नियति से मिलने आ जाते शायद। वही सब निया निया दूर से ही हूटिंग कर रहे थे और प्रखर का तो खून जल रहा था। वो जलन और गुस्से से अपना दांत पीस रहा था। उसे अपनी वाइफी पर जितनी प्राउड फील हो रहा था, उतनी ही अब उसे जलन हो रहा था अपनी वाइफी का नाम इन सब की मुंह से सुनकर। सारिका नियति की फैन फॉलोइंग और लोगों में उसकी क्रेज देखकर हैरान थी। वही काशवी भी हैरान थी, क्या नियति को इतने लोग पसंद करते हैं? वो पहले कभी इन रेसिंग वगैरह नहीं देखती थी, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता था, पर आज उसे नियति के लिए सच में प्राउड फीलिंग आ रही थी। नियति उससे कितनी छोटी थी, फिर भी कितनी सक्सेसफुल थी, और वो तो पहले अपने बाप दादा के पैसों पर घमंड करके ही गलत रास्ते पर जा रही थी। सब अंदर लॉन्च में चले गए। वहां पर नियति की एसोसिएशन की दूसरे मेंबर्स चिराग, दर्शन और बाकी सब खड़े हुए थे। बोस आप आ गई, चिराग बोलते हुए डे से ही नियति की तरफ बढ़ा। प्रखर ने खींचकर नियति को गले से लगा लिया। चिराग जो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। यूं हैरानी से देखा, उसकी डेविल बोस एक लड़के के गले लगी हुई है, ये चमत्कार कैसे हुआ? वहीं उसे अपने ऊपर उसकी नज़र की तपिश महसूस हो रही थी। उसने डर से आंखें दूसरी तरफ कर ली। तभी उसकी कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, अगर मरना नहीं चाहते हो तो मेरी जीबी से दूर रहो। चिराग ने तो डर से थूक गटक लिया। उसे इस आदमी की नज़रें इतनी खतरनाक क्यों लग रही हैं? और इसकी बातें, आवाज सब खतरनाक है। उसकी तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी उसे किसी और की नज़रों की तपिश भी महसूस हुई। उसने देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे खतरनाक नज़रों से घूर रहा था।
वो फिर से डर गया। वो हैरान था, क्या एक बच्चे ने उसे डरा दिया है? कितनी बेकार बात है। वो चिराग है, बेस्ट रेसर। अपनी बॉस के बाद वो सेकंड नंबर में आता था। चाहे कुछ भी हो, वो एक बच्चे से कैसे डरकर इस तरह से अपनी इज्जत का फालूदा बना सकता है। मेरी मम्मी से दूर रहना, वरना डैड से कहकर तुम्हें इस दुनिया से भी बाहर भेज दूंगा, कियान ठंडी आवाज में बोला। उसकी आवाज भले ही बच्चों जैसी थी, पर बातें और आंखें किसी डेविल की तरह। कौन मम्मी? किसकी मम्मी? मैं आपकी मम्मी की करीब कब गया? छोटे बच्चे। चिराग असमंजस में और हैरान होकर इधर उधर देखता हुए बोला। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। फिर बोला, ये है मेरी मम्मी जिससे अभी आप मिलने आए हो। मम्मी, मुझे घूमना है, क्या हम यहाँ घूम घूम कर देख सकते हैं? कियान की बात सुनकर नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे ले प्रखर के साथ आगे चली गई। उसने स्टाफ को दादाजी और दादी माँ को पर्सनल रूम में ले जाने के लिए बोल दिया, ताकि रेस शुरू होने से पहले वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। उनके जाते ही चिराग और बाकी सब एसोसिएशन के मेंबर सुमन, खुशी और जय के सामने जाकर खड़े हो। पिछली बार वो सब जय से मिले थे और नंबर भी एक्सचेंज किया था, और सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए थे। चिराग ने हैरानी से प्रखर, कियान और नियति की जाती हुई पीठ की तरफ देखा और पूछा, ये बॉस के साथ कौन है जो उनके साथ इतना क्लोज हो रहा है? और अभी तक बॉस ने उसका हाथ नहीं तोड़ा है उन्हें छूने पर। और वो छोटा बच्चा नहीं, वो शैतान छोटा बाघा बॉस को मोम क्यों कह रहा था वो? तभी दर्शन, जो खुशी के सामने खड़ा प्यार से खुशी को देख रहा था, क्योंकि वो खुशी को लाइक करना था, करण से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुशी को अपने करीब खींच लिया और दर्शन को देख गुस्से से बोला, मेरी होने वाली बीबी से दूर रहो। उसकी बात सुनकर दर्शन हैरानी से बोला, क्या होने वाली बीबी? खुशी, तुम्हारी शादी कब फिक्स हुई? हम में किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर करण बोला, ये हमारी सीक्रेट है, तुम्हें क्यों जानना चाहिए? खुशी से इरिटेट होकर करण को खुद से दूर कर दिया और बोली, तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझसे दूर रहो, हमेशा चिपकते रहते हो, और ये शादी होने वाली बीबी क्या लगा रखा है? क्या तुम अपने देख रहे हो? तभी जय ने चिराग को बोल दिया कि नियति की सगाई हो गई है और उसके पास खड़ा इंसान उसका होने वाला पति और दुनिया का सबसे रिच इंसान प्रखर रायजादा है। तो सब हैरान हो गए, और वो उन दोनों का खतरनाक शैतान बेटा जिसने मुझे कल से परेशान करके रखा है। रोहित अपनी नकली आंसू को पोंछते हुए बोला। तो सब हंसने लगे और स्टाफ के साथ आगे चले गए। उनके लिए ऑलरेडी वीवीआईपी स्टैंड में सीट था। सब जाकर स्टैंड में बैठ गए और बातें करने लगे। चिराग भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो वहां से अपने पर्सनल रूम में चेंज करने के लिए चला गया। वहीं नियति के रूम में इस वक्त कियान सोफे पर बैठा हुआ था और प्रखर नियति के साथ चेंजिंग रूम में था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। प्रखर अपने गुस्से और जलन को शांत कर रहा था। कुछ देर बाद प्रखर ने नियति को छोड़ा और बोला, मेरी वाइफी, अब मैं शांत हो गई हूँ, तो ठीक है, फिर बाहर जाए, मुझे रेसिंग सूट चेंज करना है। प्रखर ने उसकी कोट को सोफे पर फेंक दिया और उसकी टॉप को उतार दिया। मैं खुद तुम्हें अच्छे से पहना देता हूँ। वाइफी नियति इस बेशर्म इंसान से कुछ नहीं बोल सकती थी। थोड़ी देर में प्रखर ने उसे रेसिंग सूट ग्लोव्स पहना दिया था और उसकी शू लेस को नीचे बैठकर बांध रहा था। नियति उसे प्यार से देख रही थी। जहां लड़के लड़कियों के आगे झुकने से कतराते हैं, वहीं उसके मिस्टर रायजादा उसके सामने झुकने को तैयार हैं। प्रखर ने उसे अच्छे से हेलमेट पहनाया। तभी अनाउंसमेंट हुई, ऑल रेसेस प्रोसीड टू रेसिंग ट्रैक। अनाउंसमेंट सुनकर नियति बाहर चली गई। बाहर चिराग भी अपने रेसिंग सूट में तैयार था। उसे देखकर प्रखर ने फिर से दांत पीस लिया, पर कुछ नहीं बोला और नियति की हाथ को चूमकर उसे ऑल द बेस्ट और सेफ रहने के लिए बोला। चिराग और नियति रेसिंग ट्रैक में चले गए और कियान ने भी अपनी मम्मी को जितने के लिए ऑल द बेस्ट कहा और स्टाफ के साथ स्टैंड में चले गए। और चिराग नियति रेसिंग ट्रैक पर चले गए। जैसे ही नियति रेसिंग ट्रैक पर गई, कैमरा उसकी तरफ घूम गई। स्टैंड में बैठे सब निया निया कहकर चिल्लाने लगे, ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट निया, आई लव यू, आई वाना मैरी यू, यू आर द बेस्ट रेसर, क्या हमें ऑटोग्राफ मिल सकती है? ऐसे ही हर तरह की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नियति को देखकर उसकी सब कायल हो रहे थे, सब उसके लिए दीवाने हो रहे थे। नियति की फैन फॉलोइंग रेसिंग की दुनिया में इंटरनेशनल स्टार से भी ज्यादा थी। जितने भी रेसिंग को पसंद करने वाले लोग थे, उन्हें अपने नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ बेस्ट रेसर से ही प्यार था, जो कि नियति थी। नियति और चिराग जाकर अपने कार में बैठ गए। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। तभी रेफरी ने रेस शुरू होने का अनाउंस किया, तो सारे रेसर तले तेजी से रेस ट्रैक पर ड्राइव करना शुरू कर दिया।
नियति ने हमेशा की तरह स्मूथ और फास्ट टेक ऑफ किया था। स्टैंड में बैठे सभी रेसर की फैन चिल्ला रहे थे। सबसे ज्यादा वहां निया नाम गूंज रहा था, गो निया गो, जिस वजह से बाकी सभी नाम शोर में दबकर रह जा रहा था। वहीं नियति की टीम मेंबर भी चिराग और नियति के लिए हूटिंग कर रहे थे। और घरवाले भी, दादाजी और दादी माँ अपनी बच्ची की रेसिंग देख थोड़ा हैरान थे। वो बस चाहते थे उनकी बच्ची सही सलामत रहे, इसलिए वो दिल ही दिल में प्रे कर रहे थे। बाकी सब भी हूटिंग कर रहे थे, नियति के सभी भाई और बाकी सब भी। कियान भी अपनी मम्मी के लिए खुशी से हूटिंग कर रहा था। हर एक शार्प टर्न में नियति है बार की तरफ खूबसूरती से ड्रिफ्ट कर रही थी, जिस ड्रिफ्ट का उसका हर एक फैन दीवाना था। किसी का नियति के साथ कोई मुकाबला नहीं, बस ऐसे ही लोग उसे रेसिंग की दुनिया की गॉडेस नहीं कहते थे। प्रखर की नज़र बस अपनी बनी की कार पर टिकी हुई थी। लोग जोर जोर से नियति के लिए हूटिंग कर रहे थे। नियति ने इस वक्त बाकी सभी कार से एक बड़ी लीड बनाकर रखी थी। बाकी सभी कार तो कब का पीछे छूट चुके थे, क्योंकि वो सब नियति की कार के आसपास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट हर टर्निंग पर और भी तेज हो जाती थी। बाकी सभी ड्राइवर शार्प टर्न में कार को स्लो कर लेते थे, पर नियति हर एक शार्प टर्न में कार को और भी फास्टली ड्रिफ्ट करती थी। उसकी टायर की स्पार्किंग की आवाज़ और निशान देखा जा सकता था। लोग अब और भी एक एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे। वहीं दूसरी रायजादा मेंशन में भी सब हॉल में बैठकर अपनी प्यारी बहू की रेसिंग को लाइव एंजॉय कर रहे थे। नियति की इतनी स्मूथ ड्रिफ्ट और कार पर कंट्रोल देखकर वो सब भी हैरान थे। अजीत जी प्राउड स्माइल करते हुए बोले, देखा हमारी बहू कितनी अच्छी ड्राइव कर रही है, उसने तो एक बड़ी लीड बनाकर रखा हुआ है बाकी सभी ड्राइवर से। देखना हमारी बहू इस बार भी विनर होगी। मैंने सुना है 2-3 साल से कोई भी हमारी बहू को हरा नहीं पाया है, इसलिए उसे रेसिंग की दुनिया की गोडेस कहते हैं। उनकी बात सुनकर अंकिता जी मुंह बनाकर बोली, वो हमारी भी बहू है, सिर्फ आपकी बहू नहीं है जो आप इस तरह से अकेले क्रेडिट ले रहे हो। उनकी बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे। अजीत जी का तो मुंह ही बन गया। तभी दादाजी बोले, ठीक है बस करो, वो हमारी बच्ची है, इस बार जब वो रेस जीत कर आएगी हम उसे कुछ स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेंगे जो हमारी बच्ची को पसंद आए। उनकी बात सुनकर दादी माँ बोली, हाँ कर देना, पर मुझे लगता है हमारी बच्ची के पास मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार होंगे जो उसे चाहिए होगा, इसलिए आप मॉडिफाइड कार ही बच्ची के लिए भेजना ताकि अगर उसे एक कार पसंद ना आए वो दूसरी कार में स्विच कर पाए। दादाजी ने सुकांत जी को देखा जो एक्साइटेड होकर रेस देख रहे थे। घर में उन्हें कार रेस, बाइक रेस सबसे ज्यादा पसंद था। अपनी यंग एज में तो वो एक रेसर ही बनना चाहते थे, पर अफसोस उन्हें कार रेस पसंद तो था, पर जब भी वो रेसिंग कार को ड्राइव करते थे वो उसे ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने रेसिंग छोड़ दिया। वो बस कभी कभी रेसिंग कार खरीद कर सुप्रिया जी के साथ ड्राइव पर निकल जाते थे। वो जानते थे रेसिंग देखने में जितनी एक्साइटिंग है, ड्राइव करना उतना ईजी नहीं है। उसके लिए कार पर आपकी टॉप लेवल की कंट्रोल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको स्पीड से एंजाइटी और डर नहीं लगना चाहिए। और इसी वजह से उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए सुकांत जी बस कार रेसिंग को देखकर खुश हो जाते थे और एक्साइटेड हो जाते थे। और इस वक्त नियति को कार तो इतनी खूबसूरती से ड्राइव करते देख और ट्रक पर लीड बनाते देख वो बहुत खुश थे। वो चाहते थे जल्दी से नियति रेस जीत जाए ताकि वो जोर से नाच सके। वो कभी एक्साइटमेंट में उठ जाते तो कभी बैठ जाते थे, वो एक जगह बैठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रेस नियति नहीं बल्कि एक खुद कर रहे हो। जब भी नियति ड्रिफ्ट करती थी वो खड़े हो जाते थे। सबने ना में सिर हिला दिया। दादाजी ने सुकांत जी को देखा और बोले, सुकांत सबसे ज्यादा तुम्हें ही स्पोर्ट्स कार के बारे में पता है, तो क्यों ना ये जो भी कार मॉडिफाई का काम है तुम खुद करवाओ। उनकी बात सुनकर सुकांत जी ने टीवी पर ही नजर गड़ाए हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं इस बारे में देख लूंगा। मैं नियति बच्ची के लिए सबसे बेस्ट कार मॉडिफाई करवाऊंगा। वहीं इस वक्त तो शेखावत मेंशन में भी सब टीवी देख रहे थे। सब देख रहे थे पर कोई किसी को ये शो नहीं होने दे रहा था। वो सब अपने फोन लेकर बैठे थे। सरिता जी ने वो टीवी ओपन कर दिया था और जब उन्होंने जय को नियति के साथ एंट्रेंस पर देखा तो वो आगे रेस देखने लगी। वहीं पास में सब बैठे हुए थे पर किसी ने भी उन्हें टीवी बंद करने के लिए नहीं कहा। सब फोन में या फिर पेपर में देखने की नाटक कर रहे थे, पर सबकी तिरछी नज़र टीवी पर जमी हुई थी। विपुल जी के हैं में मैगजीन था पर आंखें टीवी पर। वहीं अर्जित भी अपने फोन में देखते हुए तिरछी नज़र से टीवी ही देख रहा था। सरिता जी सीखा जी के पास बैठी थी, वो बिना कुछ देखे टीवी देख रही थी। उन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं थी।
वहीं रूही और नेहा टीवी में नियति की रेस को देखकर और उसकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग देखकर उन्हें गुस्सा और जलन हो रही थी। अमृत भी दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठकर काम ना करके फोन में नियति की रेस ही देख रहा था। वहीं रेस ट्रैक में नियति की कार फिनिश लाइन में पहुंच गई थी। स्टैंड में सब खड़े हो गए थे। जैसे ही नियति की कार फिनिश लाइन के पार गई, सब चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। उसके पीछे 5 सेकंड के बाद ही एक और कार आकर रुकी। नियति जब कार से बाहर निकल गई, तभी एक एक करके बाकी सभी कार्स भी एक एक करके फिनिश लाइन को पार कर गई। दूसरे कार से एक हैंडसम इंसान बाहर आया जो लगभग 28 साल का लग रहा था। उसके पीछे वाले कार से चिराग भी बाहर आया। वो लड़का सीधा नियति की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। आज वो शर्त हार गया था। वो पहले रेसिंग की दुनिया का किंग था, पर अब वो हर बार सेकंड ही आता था। आज वो जब से आया था इस लड़की को वो ढूंढ रहा था, पर काउंट डाउन होते वक्त ही ये लड़की आई। उसकी जलती निगाह हमेशा निया पर ही थी, पर आज भी वो इस लड़की को हरा नहीं पाया। उसने पहले नियति से बेट लगाया था। नियति ने अपना हेलमेट निकाल दिया और उस लड़के को देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था। नियति की होंठों पर तिरछी स्माइल थी जो उसकी मास्क के पीछे छुप गई थी। मिस्टर आहिर रंधावा तो कैसा लगा फिर से एक बार मुझसे हार कर। नियति की आवाज में व्यंग को आहिर अच्छे से महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। पहले इस लड़की ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी दोस्त के लिए इंसल्ट किया, जिस वजह से उसने ये शर्त रखा था अगर वो 3 साल भी जीत जाती है और इंटरनेशनल रेसर की खिताब को अपने नाम कर लेती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे और उसकी दोस्त से माफी मांगेगी। नियति को इस बच्चे वाली गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसे ये बहुत मजेदार लगा, इसलिए वो शर्त मान गई थी और इस साल उनका शर्त पूरा हो चुका था। नियति ने तिरछी स्माइल लिए आहिर को देखा और बोली, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ है? माफी मांगने आ रही है या नहीं? नियति की ठंडी आवाज आहिर की कानों में पड़ी। तभी सभी कैमरा उनके ऊपर ही फोकस्ड हो गया। स्टैंड में बैठे सब स्क्रीन पर उन्हें देखने लगे। आहिर की मुठिया गुस्से से कस गई। चिराग भी आकर नियति के पास खड़ा हो गया और बोला, कहीं तुम इस शर्त से पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, मेरी बॉस से डर कर? आहिर ने गुस्से से उसे देखा। तभी एक लड़की भागते हुए आकर आहिर के गले से लग गई। उस लड़की ने एक हॉट सी ड्रेस पहन रखी थी और भरे हुए मेकअप में वो खूबसूरत लग रही थी। वो आहिर को देखते हुए उदास होकर बोली, बेबी क्या अब मुझे इस 2 कौड़ी की लड़की से माफी मांगना होगा क्योंकि ये रेस जीत गई है, पर मुझे ऐसे सबके सामने माफी नहीं मांगना है। अगर मैं सबके सामने इसे और इसकी दोस्त को शर्त के हिसाब से माफी मांगूंगी तो मेरी इमेज का क्या होगा? जरा सोचो बेबी, और मेरे साथ साथ तुम्हारी इमेज का क्या होगा? आहिर अपनी गर्लफ्रेंड नोरा को कुछ कहता उससे पहले ही एक थापड़ नोरा की गाल पर पड़ा। इस एक थापड़ से ही नोरा को डे से एक साथ चांद तारे सब कुछ दिखने लगे थे। ये थापड़ नियति ने मारा था। चिराग ने गुस्से से नियति को देखा। उस दिन भी रेस के टाइम इस लड़की ने नोरा को सबके सामने थापड़ मारा था, क्योंकि नोरा की बहन इस लड़की की दोस्त के साथ हो रही थी और नोरा ने उसे कुछ गलत कह दिया था। वही स्टैंड में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आहिर सबसे हैंडसम रेसर था, एक बहुत ही रिच फैमिली का लड़का भी था। वो उसके भी रेसिंग के लाखों फैन थे, क्योंकि रेसिंग की गॉडेस निया के आने से पहले रेसिंग की दुनिया की किंग आहिर था और उन्हें यहाँ गॉडेस निया और किंग आहिर के बीच लगी शर्त के बारे में भी पता था। दरअसल जब पहली बार नियति रेस में पार्टिसिपेट करने आई थी सिर्फ मजे के लिए, तब सब एक लड़की को इतनी बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करते देख बहुत कुछ कह रहे थे। तब नोरा ने भी नियति, खुशी और सुमन को बहुत कुछ सुनाया था, जिस वजह से खुशी ने भी इस लड़की को गालियां देकर मारा था। पर जब नोरा ने सुमन को अनाथ कचरा कहा, क्योंकि उसने सुन लिया था सुमन को ये कहते हुए कि वो एक ऑर्फन है, जब वो अपनी एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, और नियति को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उसकी दोस्त को इस तरह से कुछ भी कहे। वो मौत की देवी थी, एक कैसे इस लड़की को छोड़ देती। नियति ने सबके सामने उसे थापड़ मार दिया और घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए बोला, पर आहिर जल्दी उसके पास आ गया और उसने उसके सामने बड़े घमंड के साथ ही शर्त रखा था और आज उसे अपनी बेट के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा रोमा की वजह से नहीं था, क्योंकि रोमा घुटनों पर बैठकर सबके सामने माफी मांगने वाली थी, बल्कि गुस्सा वो इसलिए था क्योंकि सबके लिए रोमा उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर रोमा की बेइज्जती हुई तो क्या ये उसकी भी बेइज्जती नहीं है? तभी नियति मुड़ गई पीछे। खुशी और सुमन फिनिश लाइन गेट से अंदर आ रही थी। सभी फैमिली मेंबर को हैरानी हो रही थी कि नियति ने क्यों उस लड़की को थापड़ मारा, क्योंकि उन्हें उनकी बातें अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही थी।
प्रखर और कियान की आंखें सर्द हो गई थी। अगर इस लड़के ने या लड़की ने उसकी वाइफी, उसकी मम्मी को परेशान किया होगा, वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं आहिर को लगा कि निया वापस जा रही है। रोमा रोते हुए बोली, बेबी तुम देख क्या रही हो, रोको इस लड़की को, इसने फिर से 8 सालों बाद सबके सामने मुझे उसी तरह से थापड़ मारा है। तुम उसे बिना सजा दिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो ना। उसे लग रहा था नियति बस एक मिडिल क्लास फैमिली से है। भले ही वो दुनिया की टॉप रेसर हो, फिर भी क्या फायदा, वो एक बहुत रिच फैमिली से था और उसका बेबी आहिर एक राज परिवार से था। उनका बिजनेस भी दुनिया के टॉप में था। अगर वो निया को सबक सिखाएगा तो कौन क्या कर सकता है और उसे रोक सकता है। आहिर को भी अब गुस्सा आ रहा था। निया उसकी ईगो को हर बार चैलेंज करती थी। उसने नियति को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थापड़ मारने की? बात माफी मांगने की हुई थी, वो मांगने वाली थी। डे से नियति को महसूस हुआ कि आहिर का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। नियति घूम गई, जिस वजह से आहिर का हाथ जो नियति की कंधे पर वो रखकर पीछे घुमाने वाला था, वो उसकी पीछे मास्क की डोरी में फंस गया। आहिर ने हाथ पीछे खींच लिया तो नियति की चेहरे से मास्क उतर गया। नियति को जब महसूस हुआ कि उसकी चेहरे पर अब मास्क नहीं है, उसकी आंख ने गुस्से से खून की तरह लाल हो गई। उसने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से खतरनाक नजरों से आहिर को घूर कर देखा। डे से अभी उसकी जान ले लेना चाहती हो। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था और आज इस लड़के ने उसकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। वहीं आहिर तो हैरानी से अपने सामने खड़ी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था डे से उसकी धड़कन हो रुक गया हो। नियति इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर उसे पाने के लिए देश के बीच लड़ाई हो सकती थी। वहीं बाकी सब स्टैंड में बैठे फैंस जो अभी तक मजा ले रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था ये टकरार देखकर। वो तो चाहते थे उनके किंग और गॉडेस के बीच टकरार वाला प्यार ही सही हो जाए। इसलिए निया की फैंस निया के लिए चीयर कर रहे थे ताकि वो नोरा को पीटे। वहीं इससे उल्टा आहिर के फैंस आहिर को कह रहे थे वो मिस निया को प्रपोज करे। पर इस वक्त नियति की असली चेहरे को देखकर डे से वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सब आपने सामने स्क्रीन पर उस बेहद खूबसूरत हसीन चेहरे को देख रहे थे। नियति की गहरी ब्लू आंखें, दूध जैसा बेदाग चमकता चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी, डे से नेचुरल रेड लिप्स और होंठों के नीचे का वो काला तिल, डे से मानो भगवान ने उसे तराश कर खुद ही नजर का टीका लगाकर भेजा हो। हाउ डे यू, नियति की ठंडी गुस्से भरी आवाज से आहिर सेंस में आया, जो अब तक नियति की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। उसने नियति को देखा, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत कि सारे एक्ट्रेस, मॉडल और स्टार्स भी उसकी आगे फीके पड़ जाए। उसकी आंखें गहरी समुंदर की तरह ब्लू थी, जो इस वक्त गुस्से से भरी हुई लाल हो गई थी। उसने आज तक इतने सालों में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। वो तो डे से पलक तक झपकाना ही भूल गया था। उसे ऐसा लग रहा था डे से कोई परी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। वहीं स्टैंड में बैठे लोग तो हूटी करने लगे और बातें करने लगे। मुझे पता था हमारी गोडेस निया बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, इसलिए वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाती है। ना ही इन सालों में उन्होंने अपनी फेस रिवील किया। अगर पहले ही फेस रिवील करती तो क्या अब तक हर कोई हमारी रेसिंग की गोडेस का दीवाना नहीं बन चुका होता। मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा है। अब तो मैं जिंदगी भर अपनी गोडेस का पीछा करना चाहता हूँ। क्या पता मेरी गोडेस मेरी सेंसियरिटी और प्यार को देखकर मुझे शादी के लिए हाँ बोल दे। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा ना। मैं तो जान भी देने को तैयार हूँ मेरी गोडेस निया की प्यार में। हाय, हमारी गोडेस कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो मिस वर्ल्ड से भी ज्यादा खूबसूरत है। कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है और देखकर सिर्फ 17-18 साल की लग रही है। तो हमारी गॉडेस निया कितनी छोटी थी जब उन्होंने रेसिंग किंग आहिर को हराया था और विनर का खिताब छीन लिया था। स्टैंड में बैठे लोग बातें कर रहे थे, चिल्लाकर नियति को प्रोपोज कर रहे थे और सब देखकर इस वक्त प्रखर का खून खौल रहा था। कियान भी गुस्से से पागल हो रहा था। उसे अपनी मम्मी के सामने खड़ी उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी की मास्क निकालने की। अब क्या होगा, कितने लोग उसकी ब्यूटीफुल मम्मी को देखकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। उसके डैड के लिए कंपटीशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा अगर उसकी मम्मी को भी उसके डैड से ज्यादा अच्छा और उनकी एज का लड़का कोई पसंद आ गया तो। उसके डैड तो मम्मी से कितने बड़े हैं उसने घर वालों से सुना तो था। वो भी डैड से उस दिन यही कह रहे थे। तो क्या उसकी मम्मी डैड और उससे दूर नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसकी मम्मी पर सिर्फ उसके डैड का हक है और उसके डैड से भी ज्यादा अपनी मम्मी पर उसका हक है।
डैड आप बैठकर क्या देख रहे हैं? देखिए सब कैसे मम्मी को देख रहे हैं, कहीं ये लोग मम्मी को हमसे ना छीन ले। और वो गंदा लड़का, उसने मेरी मम्मी की मुंह से मास्क निकाल दिया। मम्मी गुस्से में है, आपको मम्मी के पास जाना चाहिए। प्रखर जो गुस्से से उबल रहा था वो उठकर खड़ा हो गया और बाकी सब भी खड़े हो गए और वहां से नीचे फिनिश लाइन की तरफ चले गए। वहीं नीचे आहिर नियति को गुस्से में देखकर भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज पहली बार कोई लड़की उसे मिली थी जिससे उसका दिल लगाने का मन कर रहा था, वरना वो तो प्यार को दिमाग का खेल समझता था। नोरा उसकी मंगेतर थी जिसे उसकी फैमिली ने उसकी गले बांध दिया था, पर उसे ये प्यार पर कोई भरोसा नहीं था। उसने नोरा के होते हुए भी कई गर्लफ्रेंड बनाया था, पर कोई आज तक उसकी दिल तक नहीं पहुंची थी। ना ही उसने किसी लड़की को अपने दिल तक आने दिया था। ये लड़की जो दिखने में सिर्फ 17-18 साल की लग रही थी, आज इस लड़की को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। उसे इस लड़की से दिल लगाने का मन करने लगा था और जो वो सोचता था हमेशा वही करता था। वहीं आपने आहिर को इस तरह से सामने खड़ी लड़की को देखता देख नोरा को बहुत जलन हो रही थी। वो आहिर की मंगेतर थी। दुनिया के सामने आहिर ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, पर वो उसे उस तरह से प्यार नहीं करता था जिस तरह से वो चाहती थी, पर उसे बस आहिर चाहिए था। जब तक आहिर उससे शादी करता है ये उसके लिए काफ़ी था। उसे सामने खड़ी लड़की निया से बहुत जलन और नफरत हो रही थी। उसका बेबी इस लड़की को इस तरह से क्यों देख रहा है? नियति की खूबसूरती से भी उसे इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। अब तक तो खुशी सुमन नियति के पास खड़े हो गए थे। दोनों भी गुस्से में थे। वो जानते थे नीयू की चेहरा दुनिया के सामने आने से क्या हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम और खतरा बढ़ सकता है। और इस लड़के की वजह से आज ये भी हो गया था, वो भी पूरे दुनिया के सामने। उनका तो इस लड़के को जान से मार देने का मन कर रहा था। चिराग भी गुस्से से आहिर को घूर रहा था। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नीयू की चेहरे से मास्क उतारने की? आज मैं तुम्हारा कब्र यही खोद दूंगी। खुशी गुस्से से चिल्लाई। आहिर की हाथ में अभी अभी नियति की मास्क था। उसने उस मास्क को देखा और उसे आपने रेसिंग सूट की पॉकेट में डाल दिया। ये देखकर तो नियति की आंखें खून की तरह लाल हो गई। क्या तुम मरना चाहते हो? नियति की ठंडी सर्द आवाज आए। हवा से उसकी बाल उड़ रहे थे। इस वक्त वो किसी हसीन कयामत की तरह लग रही थी, जो खतरनाक भी थी और खूबसूरत भी। आहिर के दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये लड़की सच में बहुत ठंडी थी, पर जो भी थी अब से ये उसकी थी। वो इस लड़की को अपना बनाकर ही रहेगा। तभी प्रखर वहां आ गया। वो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। उसके हाथ में एक मास्क था। उसने जल्दी से नियति को अपनी बाहों में खींच लिया और उस मास्क को अपनी बनी की चेहरे पर पहना दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बनी गुस्से से कांप रही है। वो अपनी चेहरे को दुनिया से छुपा कर रखती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था जो खुशी और सुमन और प्रमित के सिवा किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट उसके दोनों असिस्टेंट रोहित और रचित को भी नहीं पता था कि उनकी बॉस हमेशा क्यों अपनी चेहरा छुपा कर रखती है। उसने घूर कर आहिर को जलती हुई आंखों से देखा और अपनी एक एक वर्ड को चबाते हुए बोला, अपनी आंखें मेरी बनी से दूर रखो, वरना मुझे तुम्हारी इन आंखों को निकालकर चिलकों को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर आहिर की मुठिया कस गई। ये कौन है जो इस तरह से उसकी निया को गले लगाए हुआ है? आहिर ने पूरी तरह से सोच लिया था कि वो निया से अब शादी करेगा, चाहे कैसे भी हो, प्यार से या जबरदस्ती से। पर प्रखर का ऑरा बिल्कुल अलग था। आज तक आहिर किसी से नहीं डरा था, आज पहली बार उसे इस इंसान से डरावना वाइब आ रहा था। तभी प्रमित आगे आया और कोल्ड आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई मेरी प्रिंसेस को टच भी करे, और आज तुमने ये गलती की है आहिर रंधावा। अगर कोई और होता तो मैं उसे जहन्नुम पहुंचा चुका होता। प्रमित को देखकर आहिर हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चीड़ नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब ये प्रमित भारद्वाज कहाँ से आ गया, जो उसका कॉलेज टाइम से ही दुश्मन था, या फिर उनकी दोस्ती ही दुश्मनी में बदल गई थी। और ये उसकी निया को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहा है? उसका तो कोई बहन भी नहीं है। कियान इस वक्त अपनी मम्मी से चिपका हुआ था। उसने घूर कर आहिर को देखा। उसकी काली गहरी आंखें और भी डरावनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था डे से कोई शैतान जाग गया हो। वो बिल्कुल प्रखर जैसा लग रहा था। तभी प्रमित मुड़ गया और बोला, चलो यहाँ से प्रिंसेस, तुम्हें बकवास इंसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी खुशी बोली, क्यों, इन्होंने इतना बड़ा शर्त रखा था, पूरा नहीं करने वाले हैं? उसकी बात सुनकर आहिर ने नोरा को देखा जो ना में सिर हिला रही थी। आहिर मैं कैसे सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग सकती हूँ? तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे है ना बेबी?
वो इतने लोगों के सामने और पूरे दुनिया के सामने कभी घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगेगी, वरना पूरे दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती होती। वो एक रिच रेपुटेड फैमिली से है, वो अपनी प्राउड को कैसे साइड कर सकती है। तभी आहिर की ठंडी आवाज आई, नील डाउन। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। उसकी बात सुनकर नोरा ने उसे हैरानी से देखा। क्या आहिर उसे ही ये कह रहा है? तभी आहिर की आवाज आई जो और भी कोल्ड हो गई थी। मैंने कहा घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आहिर? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी मंगेतर हूँ। नोरा डरते हुए बोली। आहिर ने बिना भाव के उसे देखा और बोला, ये शर्त तुमने ही रखने को कहा था, अब तुम ही इसे पूरा करोगी। नोरा तो हैरान थी। तभी आहिर ने नोरा को घूर कर देखा तो नोरा ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू और अपमान का घूंट पिया घुटनों के बल बैठ गई और गुस्से और नफरत से नियति और खुशी सुमन को देखकर उसने सॉरी कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह से उस दिन तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सुमन ने मुंह फेर लिया। ये उसके लिए हमेशा का था, कोई ना कोई उसे अनाथ कह ही देता था, जो कि सच था। वो सच में एक अनाथ थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ बाप कौन है, क्यों उन लोगों ने उसे कचरे में फेंक दिया। अब तो उसने बातों को दिल से लगाना भी बंद कर दिया था जब से वो नियति से मिली थी। खुशी मुंह बनाकर बोली, जाओ तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घटिया कुत्तों से बदतर हो। देखो ये कैसे माफी मांगी रही है, दे से एहसान कर रही है। प्रखर ने नियति को देखा और आहिर को ठंडे भाव से घूरकर नियति को गोद में उठा लिया। वो सबको दिखाना चाहता था कि उसकी बनी सिर्फ उसकी है। नियति ने कुछ नहीं कहा, उसने उसकी सीने पर सिर रख दिया और इस मोमेंट को देखकर ऑडियंस स्टैंड में बैठे नियति की फैंस चिल्लाने लगे। कुछ हूटिंग कर रहे थे और बेस्ट जोड़ी कह रहे थे, तो कुछ का तो दिल ही टूट गया था जब उन्होंने देखा कि उनकी रेसिंग गोडेस की ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो नियति को लेकर वहां से चला गया तो जय और बाकी सब भी आहिर को घूरते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही नोरा ने आहिर को देखा, इस उम्मीद में कि वो उसे खुद उठाएगा, पर जब उसने आहिर को देखा जो वहां से जाती हुई निया को देख रही थी जो किसी के गोद में थी, तो उसे बहुत गुस्सा और जलन हो रही थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने आहिर का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए रोते हुए उसे हक कर लिया और बोली, आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली हूँ। आहिर ने नोरा को खुद से दूर झटक दिया और वहां से लॉन्च की तरफ चला गया। नोरा भी दांत पीसते हुए उसके पीछे पीछे आहिर को बुलाते हुए चली गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शेखावत मैंशन में हॉल में जो सब टीवी देख रहे थे, नियति की चेहरा कैमरा में रिवील हुआ देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। विपुल जी थोड़े परेशान से हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी क्यों हमेशा अपनी फेस को मास्क के पीछे कवर करके रखती है, पर वजह चाहे कुछ भी हो सकता है फेस की वजह से उनकी बेटी को बहुत परेशानी हो, और ये बात तो वो भी नहीं चाहते थे। भले ही उनकी बेटी उनसे नफरत करे पर सेफ रहे, बस अब वो यही चाहते थे। क्योंकि को उन्होंने किया था उसके बाद तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी बच्ची उन्हें माफ करेगी, वो बस माफी ही मांग सकते हैं। वहीं नेहा और रूही तो जलन से उबल रही थी। चेहरा ना देखकर तो सभी नियति के पीछे पागल थे, उसके इतने फैन थे। तो अब जब उसकी खूबसूरत चेहरा सामने आ गया है तो इतने लोगों को नियति की खूबसूरती की तारीफ करता देखकर दोनों की तन बदन में आग सी लग रही थी। रूही अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, जो भी हो पर इन लोगों के सामने नियति ने एक लड़की को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा, यह बिल्कुल सही नहीं था। क्या वो ये शर्त भूल नहीं सकती थी? उसकी बात सुनकर सबकी नजर उस पर गई। विपुल जी का भाव ठंडा हो गया। वो बोले, उसने नियति और उसकी दोस्त की सबके सामने पहले इंसल्ट की थी, क्या तुमने सुना नहीं? और नियति ने क्या गलत किया? तुम्हें अपनी बहन क्यों गलत लग रही है? सीखा जी भी कुछ बोलने वाली थी पर विपुल जी को बोलता देख चुप हो गई। उन्हें भी रूही की बातें अच्छी नहीं लगी थी। वहीं रूही अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, डैड मुझे तो बस उस लड़की को सबके सामने बेइज्जती होते देख बुरा लगा, इसलिए बोली, मैं नियति को गलत नहीं कह रही हूँ। तभी विपुल जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोले, तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें नियति क्या करती है इसमें दोष निकालने की जरूरत नहीं है। टू बी कंटिन्यूड।